हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और सीटेट स्पेशल की सीरीज चल रही है। आप लोग सबको बता दीजिए, जिसके पास ये लिंक शेयर करना हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों में आ चुके हैं और जो आने वाले इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। संस्कृत सीटेट में पास करनी है तो संस्कृत की दुनिया चैनल को देखिए और आपको संस्कृत के सवालों के जवाब जो है इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जिसको भी जरूरत है। सीटेट स्पेशल 2024 संस्कृत और हिंदी स्पेशल हम लोग चला रहे हैं। भाषा की पेडागोजी आपको पढ़ा रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया, तो भाषा के बारे में जाना, भाषा के स्वरूप को जाना, भाषा परिवार के बारे में जाना और संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। बिल्कुल थ्योरी की क्लास हम लोगों ने बहुत ही आसानी से उसको कंप्लीट किया है। वो दोनों वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। और ये वीडियो जो है आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जो ऐसे प्रश्न आपके सीटेट 2024 में पूछे जाएंगे या जैसे भी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्नों का संग्रह है। तो जब पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, अब हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको जिसको जरूरत है उसके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा अधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता नाम क्या है। धारा के प्रवाह होने का मतलब क्या कहते हैं। तो अधिग्रहण का मतलब क्या होता है, जब भाषा व्यक्ति सीख रहा होता है। ठीक है, कि भाषा जब अधिग्रहण हो गया तो धारा प्रवाहिता का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम च, कि वह बहुत ही सहजता से सरलता से क्या कर पा रहा है, संभाषण कर पा रहा है, यानी कि बोल पा रहा है। पठनम मतलब पढ़ पा रहा है और लेखना मतलब लिख पा रहा है, ये धारा प्रवाहिता का नाम है। या शुद्धतया लेखनम, कि शुद्धता से केवल लिख पा रहा है। व्याकरणे दक्षता, धारा प्रवाहिता का क्या नाम है, कि व्याकरण में वो दक्ष हो गया है। या फिर सम्यक उच्चारण क्षमता, क्या लिखा है, सम्यक उच्चारण क्षमता। तो देखिए, जब भाषा का अधिग्रहण हो रहा है तो धारा प्रवाहिता का जो नाम होगा, कि हाँ उसको भाषा एक प्रवाह में आ रही है, तो इसका मतलब है उसकी उच्चारण क्षमता सही हो जाएगी। आप लोग ये बताइए कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपके गलत है, बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, 2 ही ऑप्शन में सीटेट में हमेशा आप कंफ्यूज होइएगा कि 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ए ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा समय हम दे रहे हैं। कि भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम, क्या ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा कि वो सहजता से संभाषण कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है। या फिर सम्यक उच्चारण क्षमता। तो जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है आपका वो डी ऑप्शन इसमें सही माना है। सीटेट ने क्या माना है, डी ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है। ए ऑप्शन आपका गलत है और डी ऑप्शन आपका सही है। कि भाषा सीखते समय, क्या लिखा है, सीखते समय अगर शुद्ध उच्चारण हो रहा है, सम्यक उच्चारण क्षमता उसकी विकसित हो रही है, यानी कि वो धारा प्रवाहिता में आ गया है। उसकी जो भाषा सीखने की गति है वो एक प्रवाह में है, धारा प्रवाह में है। लेकिन लोगों को क्या लगेगा कि सहजता संभाषण, ये तो उच्च स्तर है कि वो बिल्कुल सीख चुका है, भाषा अधिग्रहण नहीं कर रहा, अब वो बिल्कुल सीख चुका है, तभी तो वो संभाषण भी कर पाएगा, पढ़ भी पाएगा और लिख भी पाएगा। अब उसको भाषा आ चुकी है, लेकिन उसने कहा है भाषा अधिग्रहण समय, भाषा अधिग्रहण के समय उसने पूछा था। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षिका के नापि शब्देन बिना शब्दय, क्या लिखा है देखिए, शिक्षिका के नापि शब्देन बिना छात्रः सा संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। संस्कृत में लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है आपका वो हिंदी भाषा का ही है। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो लिखा क्या है कि शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रः सा संप्रेषणम करोति। शिक्षिका जो है वो बिना शब्दों के, किसके, बिना शब्दों के क्या कर रही है, संप्रेषण कर रही है, किसके साथ, छात्र के साथ संप्रेषण कर रही है। एवं सा उपयोगम कराती है, इसका कौन सा उपयोग करा रही है, कौन सा संप्रेषण का उपयोग हो रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका शाब्दिक संप्रेषण,
बी है आपका शब्देतर संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण या फिर लिखित संप्रेषण। जल्दी जल्दी आप लोग अपने जवाब आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसमें सही होगा। ये आ चुका है क्वेश्चन, सीटेट का ही क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि वो क्या उपयोग कर रही है बिना शब्द के, बिना शाब्दिक है, शब्देतर है, मौखिक संप्रेषण है या लिखित संप्रेषण है। तो आपके लिए हम लोग क्लियर कर दे, देखिए लिखित संप्रेषण तो है नहीं, कोई भी शब्द नहीं है, कोई भी केनापि शब्देन बिना, तो न लिखित है न मौखिक है, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब दो में से क्या है, शाब्दिक संप्रेषण या फिर शब्देतर संप्रेषण। तो देखिए शाब्दिक संप्रेषण भी नहीं होगा, कौन सा सही हो जाएगा आपका, शब्देतर संप्रेषण में क्या होता है कि शिक्षिका बिना किसी शब्द के सिर्फ हाव भाव से साइन लैंग्वेज में बात करती है, उसको शब्देतर संप्रेषण कहते हैं। लिखा क्या, शब्देतर का मतलब क्या है, शब्द से इतर, शब्द धन इतर, ठीक है, शब्द धन इतर क्या बन गया आपका, शब्देतर बन गया है। हलंत लगाओगे आ बाहर आ जाएगा, इधर क्या है आपका इतर है, आ और ई मिलेगा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इधर क्या बचा, शब्द, और उधर क्या बचा, तर। हलंतित दा में क्या लग जाएगा आपका, ए लग जाएगा, ठीक है, हलंतित दा में ए लग जाएगा, ए की मात्रा लेंगे शब्देतर। समझ पा रहे हो आप कि शब्द से इतर संप्रेषण जो होता है उसको शब्देतर संप्रेषण कहते हैं। और शिक्षिका जो है किसी शब्द के बिना अगर बात कर रही है, संप्रेषण कर रही है छात्र के साथ, तो कौन सा संप्रेषण हो जाएगा, शब्देतर संप्रेषण आए, ठीक है, सॉरी शब्देतर संप्रेषणस्य, ठीक है, जो ऑप्शन में आपके दिया गया है। समझ में आई आप लोगों को बात, जो बात नहीं समझ में आ रही हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग बिल्कुल उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेगी। ये बिल्कुल आपके हेल्प के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सीटेट में हेल्प हो पाए। बस इतनी ही इच्छा है हमारी कि जो भी इसको देखे उसको संस्कृत क्वेश्चन पढ़ना समझना आ जाए, ताकि जब वो सीटेट में जाए वो क्वेश्चन देखे। देखिए कोई भी क्वेश्चन फंसाएगा नहीं, संस्कृत में कोई भी क्वेश्चन फंसेगा वसेगा नहीं, आपको हम पढ़ना सिखा रहे हैं कि हाँ कैसे आप पढ़ सकते हो संधि का उपयोग करके। संस्कृत को जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना जाके आप ऑप्शन देखोगे और ऑप्शन आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिक्कत यही होती है कि बच्चे को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, तो फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पे आता। जब क्वेश्चन नहीं समझ पाता है तो फिर वो आंसर क्या ही दे पाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस इस लेकर रहे ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख पाओ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ये, 1 सेकेंड, ठीक है। विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषाध्ययनम स्यात्, कि विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन क्या होता है। प्रथम भाषा कौन सी होती है जिसमें अध्ययन स्टार्ट होता है। बात आप समझिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है ये बहुत ही समझ लीजिए कि लगभग हर साल जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हिंदी में मिल जाएगा या तो संस्कृत में मिल जाएगा, दोनों भाषा में से किसी एक में जरूर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विद्यालय शिक्षण के समय जो प्रथम भाषा होती है वो किस भाषा में शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। तो कौन कौन से आपके ऑप्शन है, एक आपकी मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, एक हिंदी भाषा, एक राजकीय भाषा या सहराजकीय भाषा। देखिए भाषा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, इससे पहले वाले वीडियो जब आप देखोगे, प्रीवियस वीडियो देखोगे, तो उसमें हम लोगों ने भाषा परिवार, भाषा के रूप और भाषा शिक्षण उद्देश्य के पूरे जितने भी थ्योरी वाला सेक्शन था उसको कंप्लीट किया है। तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मातृभाषा होती है, कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। जब आप प्राइमरी में पढ़ाने जाओगे तो आपको बालक से उस सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा में ही कम्युनिकेट करना है, मातृभाषा में बात करना है। और अगर सीटेट में आपको मातृभाषा वाला ऑप्शन दिख गया क्वेश्चन समझ में आने के बाद, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो और मातृभाषा टिक करके आ गए, ऐसा नहीं, क्वेश्चन आप समझिए और अगर उसमें मातृभाषा में पढ़ाने की बात की जा रही है यानी वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वो पर्टिकुलर ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता कि अगर उसमें लिखा हो कि हाँ शिक्षक या शिक्षिका को मातृभाषा में बालक को पढ़ाना चाहिए, वो ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मातृभाषा या अथवा प्रांतीय भाषा। मातृभाषा में आपको बात करनी चाहिए या तो उस प्रांत की जो भाषा है, जो साबिर रहे लोग वो भाषा बोल रहे हो, उस भाषा में आप बात करोगे तो बालक को चीजें समझ में आएगी और वो आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, क्योंकि वो आपको अनजान तब नहीं मानेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ऊपर की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा शब्दस्य ध्वन्यात्मक शब्दः विचाराणां प्रकटीकरणमेव भाषा इति परिभाषा केन प्रदीयते। ये आपका लिखा हुआ है कि ध्वन्यात्मक शब्दः है विचाराणां प्रकटीकरणमेव भाषा इति परिभाषा केन प्रदीयते। ये परिभाषा किसने दी है? कि ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाषा है। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका जब पूछेगा तो आप क्या लगा के आओगे? स्वीट महोदय लगा के आना है। कौन से महोदय? स्वीट महोदय ने ये बात कही है कि ध्वन्यात्मक शब्द है विचाराणाम प्रकटीकरणमेव इति भाषा। ये किसका है कथन? स्वीट महोदय का कथन है। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो व्हाट्सएप कीजिए 7007856147 पे और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हो, फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? कि हाँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। आप लोग बताओगे क्योंकि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। पिछले वीडियो का ये क्वेश्चन है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ किस भाषा कस्य भाषा परिवारस्य अंतर्गतो समाहितो अस्ति। ठीक है, 4 भाषाएं आपकी दी गई है 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से 4 भाषाएं जो है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो है चतस्त्र भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, समाहित होती हैं। तो भारोपीय परिवार है या द्रविड़ परिवार है या ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है या फिर तिब्बत वर्मी परिवार है। आप लोग जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए A, B, C या D। जल्दी जल्दी बताइए आप हमें कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ किस में आएगी? भारोपीय में आएगी, द्रविड़ में आएगी, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार में आएगी या फिर आपका तिब्बत वर्मी परिवार में आएगी। तो देखिए, भारोपीय परिवार हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि भारत और यूरोप, भारत और यूरोप, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? तो आपकी हिंदी और संस्कृत दोनों आती है। ठीक है, आपसे पूछेगा हिंदी और संस्कृत किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। और हिंदी और संस्कृत के साथ साथ 16 और भाषाएं जो है, ठीक है, जितने भी मैथिली वैथली ये सब जो है ये किसमें आती हैं? किसमें आती हैं? ये सब आपकी जो है ये भारोपीय में आती है। 16 भाषाएं और हिंदी संस्कृत कुल मिला के 18 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 18 भाषाएं आपकी किसमें आ जाती हैं? तो भारोपीय परिवार में आ जाती है। ठीक है, अगला क्या है? द्रविड़ परिवार है, ऑस्ट्रो एशियाई। ऑस्ट्रो एशियाई में मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया। वैसी भाषा जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया में समाहित होती हैं, बोली जाती हैं, वो किसमें आ जाती हैं? ऑस्ट्रो एशिया में तिब्बत वर्मी, तिब्बत और बर्मा वाला जो भाग है उसमें बोली जाती हैं। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये भी हम लोगों ने याद किया था। क्या याद किया था? किसमें आती हैं? द्रविड़ परिवार में आती हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ 4 भाषा, चतस्त्र भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो आपके द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग बी दे रहे हैं और जो लोग ए दे रहे थे उनका जो है वो गलत है। तो अभी भी वो लोग जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो उन लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से भाषा परिवार है और किस भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यस्याम भाषाम तस्य देशस्य व्यवहारम लोकाचारम व अपि अभिदृश्यते। मतलब क्या है भैया? एक ऐसी भाषा जिससे उस देश का व्यवहार, लोकाचार अभिदृश्य होता है, दिखता है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? देश का व्यवहार एवं लोकाचार। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो मातृभाषा नहीं है। सांस्कृतिक भाषा, ये क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक भाषा। ठीक है, सांस्कृतिक भाषा। प्रादेशिक भाषा या फिर राजभाषा। तो हम लोगों ने चर्चा की थी मातृभाषा वह भाषा होती है जो बालक अपनी माता की गोद में सीखता है। जब माता की गोद में रहता है, माता जो बोल रही होती है या फिर माता के सराउंडिंग जो भी कुछ बोल रहा होता है माता से, तो वहां से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा होती है। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा होती है जिससे उस देश का व्यवहार एवं लोकाचार अभिदृश्य होता है। वह भाषा तभी प्रयोग की जाती है जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। तो सांस्कृतिक भाषा है कौन सी? तो हम लोगों की संस्कृत है। सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। प्रादेशिक भाषा, भाग लिखा है। प्रादेशिक भाषा वह भाषा जिससे प्रदेश के लोगों का, ठीक है,
प्रदेश के लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी होगी, पंजाब में पंजाबी हो गई, गुजरात में गुजराती हो गई आपकी, ये सब क्या है आपकी प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आती है। और राजभाषा वह भाषा जिसके द्वारा राजकाज का कार्य किया जाता है, जितने भी संविधान है या फिर जो भी आपका नियम कानून है वो सब किस भाषा में राज किया जाता है, तो राजभाषा में। और राजभाषा कौन सी है हम लोगों की, तो हिंदी है। कौन सी है, हिंदी हम लोगों की राजभाषा है। तो इसको भी आप लोग क्लियर रखिएगा, राजभाषा पूछेगा हिंदी है, प्रादेशिक भाषा आपको पता ही चल गया। सांस्कृतिक भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा होती है जिससे उस देश का व्यवहार लोकाचार अभिदृश्य होता है और दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाषाया विशिष्ट ध्वन्यः संरचना शब्दावली च सन्ति भाषायाः एवं विधम वैशिष्ट्यम सूचयति यत्। प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि संरचना है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, प्रत्येक भाषा की विशिष्ट ध्वनि संरचना है, शब्दावली भी है। ये भाषा की कौन सी विधा को सूचित कर रहा है, कौन सी विधा को सूचित कर रहा है, तो क्या लिखा है, भाषा प्रजाति विशिष्टा वर्तते। भाषा एक प्रजाति विशिष्ट है, मतलब प्रजातियों में बटी हुई है। भाषा यादृच्छिक वर्तते, भाषा एका कौशल विषय वर्तते, भाषा एका व्यवस्था वर्तते। देखिए यादृच्छिक मतलब तो आप जान ही रहे हो, एक परछाई है भाषा, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा एक कौशल विषय वर्तते, भाषा एका व्यवस्था वर्तते। आप लोग ऑप्शन बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाओगे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रत्येक भाषा या विशिष्ट ध्वनि संरचना शब्दावली चा संति। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि है, संरचना है और शब्दावली है। ठीक है, ध्वनि संरचना और शब्दावली है। तो देखिए कौशल विषय तो है ही, भाषा एक कौशल का विषय तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ये ऑप्शन ये नहीं सही है, इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी कोई संरचना शब्दावली है प्रत्येक भाषा की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, प्रजाति विशिष्टता भी गलत हो जाएगा, यादृच्छिक वर्तते भी गलत हो जाएगा, और एक कौशल विषय है, कौशल विषय तो है लेकिन वो बात सही लिखी है, लेकिन इस ऑप्शन से रिलेटेड वो बात सही नहीं है। क्या हो जाएगा, भाषा एक व्यवस्था वर्तते। भाषा क्या है, एक व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है, तो भाषा आप समझ सकते हो कि जो व्याकरण है भाषा का, जब आप वर्णमाला पे भी जाओगे तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वारा ला य म ग ड न झ बा ग ड द ज बा ग ड द ख फ छ ट त क प स स हा। ये क्या है कि एक के बाद एक, आ के बाद ई के बाद उ के बाद री, फिर जैसे आप संधि पढ़ोगे तो क्या क्या मिलकर क्या हो रहा है, तो ये एक व्यवस्था है भाषा की। भाषा एक व्यवस्था वर्तते, हर एक की अपनी विशिष्ट, हर एक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनि है, संरचना शब्दावली है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाषा एक व्यवस्था वर्तते। एक व्यवस्था है भाषा, क्योंकि हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। तो ग्रामर क्या है, एक व्यवस्था है, बिल्कुल मैथ की तरह है। ठीक है, तो एक व्यवस्था है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, कौन सा वाला, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप लोग भी जवाब देते जाओ, और जैसे जैसे आप लोग जवाब दोगे आप लोगों के क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते जाएंगे। और जिसको कोई बात नहीं समझ में आ रही हो प्लीज कमेंट कर दो। कमेंट करोगे आप तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, और उसके अनुसार हम सुधार कर लेंगे। और जो भी आपको नीड होगी वो हम लोग इस चैनल पे आपको दे पाएंगे। आप लोग टॉपिक का नेम लिख सकते हो, या फिर जो चीज़ आपको नहीं समझ में संस्कृत में आ रही है, हिंदी में आ रही है, आप हमसे पूछ सकते हो। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, भाषा या 1 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी ऑप्शन दो, जल्दी जल्दी जल्दी। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सा है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या व्याकरणम। भाषा का प्राथमिक रूप कौन सा है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या उसका व्याकरण। तो देखिए प्राथमिक रूप, तो सबसे पहले बालक किस भाषा में बात करना चालू करता, आप बताइए। जब उसको भूख लगेगी तो क्या करेगा, संकेत करेगा कि नहीं करेगा, संकेत करता है ना बालक। उसको कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी पसंद आता है, उसको खुशी होती है तो संकेत करता है ना। तो जो सबसे भाषा का प्राथमिक रूप अगर आपसे सीटेट में पूछता है तो आप क्या लगा क्या होगे, साइन लैंग्वेज, संकेत भाषा, मूल भाषा भी इसको कहते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में
पढ़ा है, थ्योरी की क्लास में आपको पढ़ाया था मूल भाषा। मूल भाषा क्या है आपकी? वही संकेत भाषा है जो भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का मतलब ही क्या है कि अपने विचार को दूसरे तक कन्वे करना, दूसरे तक पहुंचाना। तो किस रूप में बालक पहुंचा रहा है? संकेत के रूप में पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? तो सबसे पहले व्यक्ति संकेत में ही बात करता है, उसके बाद धीरे धीरे जो साथ के लोग होते हैं वो उसको बोलना सिखा देते हैं, तो बोलने में बात करता है और संकेत भी वो बीच बीच में देता रहता है, साथ में संकेत भी चलता रहता है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? आपसे सीटेट में जरूर पूछेगा, और पूछेगा तो बता देना संकेत भाषा है भाषा का प्राथमिक रूप। देखिए, संस्कृत में भी पूछ सकता है और हिंदी में भी पूछ सकता है, बिल्कुल दोनों जगह पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ संस्कृत में पूछे। ये हिंदी की भी पेडागोजी आपकी साथ में चल रही है। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान से 343 दो अनुच्छेद अनुसार, संविधान के 343 दो अनुच्छेद के अनुसार क्या है? तो हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा अस्ति, हिंदी राजकीय भाषा अस्ति। देखिए, हिंदी जो राजकीय भाषा है वो 343 के अनुसार है, ठीक है। 343 के अनुसार हिंदी जो है आपकी राजकीय भाषा है, ठीक है। तो राजकीय भाषा ना, सहायक नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंग्ल राजकीय भाषा है? नहीं, राजकीय भाषा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा को इंग्लिश कहते हैं भैया, ध्यान रखना, ये इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश हम लोगों की क्या है? तो सहायक राजकीय भाषा है। हिंदी राजभाषा है और सहायक राजकीय लिखा है यहाँ पे, सहायक राजभाषा, ठीक है, सहायक। आंग्ल भाषा जो है वो सहायक राजभाषा है, किसके अनुसार? तो संविधान के 343 दो के अनुसार जो है आंग्ल भाषा जो है वो सहायक राजभाषा है, इंग्लिश जिसको कहते हैं। और हिंदी जो है वो किसके अनुसार है? तो 343 के अनुसार है। सीटेट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। कुल मिला के पढ़ना सीख जाइए संस्कृत, आपको आसान लगने लगेगी। पढ़ना कैसे सीखेंगे? तो व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको जो है संस्कृत आ जाएगी। जैसे हिंदी आ गई वैसे संस्कृत भी आ जाएगी, जैसे इंग्लिश आ जाती है वैसे संस्कृत भी आ जाती है। बस आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। अगला क्या है? भारते कति भाषा परिवाराः सन्ति, ठीक है। भारते कति भाषा परिवार सन्ति, कितने भाषा परिवार है भारत के अंतर्गत? तो हम लोगों ने पढ़ा है कितने भाषा परिवार है? चत्वारः। कितने हैं? चत्वारः। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दो। और लाइक करने में क्या ही जाता है, अगर आपको पसंद आ रहा हो, मटेरियल पसंद आ रहा हो, तो आप लोग लाइक कर दो वीडियो को। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। अभी ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 2 वीडियो के आधारित है, अभी प्रीवियस ईयर हमने कराना चालू नहीं किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो बिल्कुल। अभी देखिए, जैसे शुरुआत है, अभी आप नए नए हो संस्कृत में, अभी आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन लाए ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो। भारतीय कति भाषा परिवार सन्ति, अभी मैं बड़ा सा क्वेश्चन ले आऊं, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हो, क्या मतलब है उस चीज का? जब आपको शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए, तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ताकि आप लोग छोटा छोटा पढ़ना सीखो। और नेक्स्ट वीडियो जो होंगी उसमें क्या करेंगे हम लोग कि पैराग्राफ भी पढ़ाएंगे, पद भी पढ़ाएंगे, गद्य भी पढ़ाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के वो भी हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसको जिसको जरूरत हो सीटेट 2024 संस्कृत और हिंदी पढ़ने की, उसके पास आप लोग ये वीडियो भेज सकते हो। कितने भाषा परिवार है अपने पास? तो 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से हैं? तो तिब्बत वर्मी है, ऑस्ट्रो एशियाई है, आपका भारोपीय है, और आपका द्रविड़ है। द्रविड़ के अंदर कितनी भाषाएं आती हैं? 4 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम। और भारोपीय के अंतर्गत 18 भाषाएं आती हैं, जिसमें हिंदी और संस्कृत भी आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतस्य संविधानस्य अष्टमया सूच्यां वर्तमान काले कति भाषा विद्यन्ते? भैया ये तो ऑप्शन आपको पता ही होगा, लेकिन लिखा देखिए किसमें है? संस्कृत में लिखा है। क्वेश्चन कहीं का है, संविधान का है, लेकिन लिखा किसमें? संस्कृत में लिखा है। तो संस्कृत पढ़ना सीखिए। भारतस्य संविधानस्य अष्टमयां सूच्यां वर्तमान काले कति भाषा विद्यन्ते? तो देखिए, भारतस्य, अस्य क्या लगा है? अस्य लगा है, विभक्ति लगी। ये सही, स्या क्या लगा है? विभक्ति लगी भैया। ये क्या लगी है? स्या जो है विभक्ति लगी। आम क्या लगा? विभक्ति लगी। सूच्याम, आम क्या लगा? विभक्ति लगी, ठीक है। विभक्ति, ए क्या लगा? विभक्ति। वर्तमान काल, ए। कति कितने, भाषा, आह जो विभक्ति लगी है, और क्या? विद्यन्ते, ठीक है। ये भी क्या आपका संस्कृत का शब्द है। तो
तो आप लोगों को जब तक संस्कृत पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग संस्कृत पढ़ना सीखो पहले। तो भारत के संविधान के अनुसार 8वीं सूची में वर्तमान काल में कितनी भाषाएं हैं? तो आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। धीरे धीरे देखिए पैटर्न जो है, धीरे धीरे जो है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए, हम लोग इतना ही करते हैं। और बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि अब क्वेश्चन की बाढ़ आने वाली है आप लोगों के पास। बहुत ही अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आ चुके हैं, और प्लस मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम आपको संस्कृत पढ़ना सिखा दें, आपको संधि कारक विभक्ति इसका भी ज्ञान करवा दें, क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृत पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। जब प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को पढ़ने में तो आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पिछली वीडियो जाकर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो। अभी चैनल बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है समझ लीजिए, क्योंकि बीच में चैनल पे कोई भी वीडियो पढ़ नहीं रही थी, तो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे, अब ऑनलाइन चालू हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट किया गया है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, सीटेट 2024 की हेल्प हो जाए। इसके बाद हम लोग इधर आपका जो एनसीईआरटी होती है 6, 7, 8, 9, 10, एनसीईआरटी भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हाँ वहाँ से भी अगर आपकी हेल्प हो पाती है तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो आपका क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए पैसे नहीं देने हैं, आपको बस देखना है। अगर पसंद आ रहा है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरे लोगों को शेयर कर देना है। कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, आपको भी पता है, कोई फीस की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो 778565147 पे आप कॉल कर सकते हो और जुड़ सकते हो और पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए।